नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास बलि का बकरा पार्ट 2। तुम तो मुझे भेड़ समझकर मसलते हो। मंगल पांडे जवाब में हंसा और चादर छाती तक खींचकर सिगरेट सुलगा ली। निगाहें बाथरूम की तरफ भागती शामली पर थी। उसके देखते ही देखते शामली बाथरूम में प्रवेश कर गई। मंगल पांडे मुंह बिगाड़कर बड़बड़ा उठा, साली खा पीकर भेड़ बनती है। उसके साथ ही वह उठा और कपड़े पहनकर कुर्सी पर बैठते ही कष्ट लेने लगा। 40 वर्षीय मंगल पांडे अच्छा सेहतमंद क्रूर व्यक्ति था। जिस्म गठा हुआ, आंखों में हर समय समाई रहने वाली खूंखारता, सिर पर छोटे छोटे घुंघराले बाल। 10 मिनट बाद शामली नहाकर बाथरूम से बाहर निकली, जिस पर नायलॉन की नाइटी थी, जो कि भीगे बदन से चिपटकर खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। चूंकि मंगल पांडे का काम निकल चुका था, इसलिए उसने एक बार भी उसके बदन पर निगाह न डाली। पैक बना, बड़ा वाला। अभी लो जनाब। खिलखिलाकर हंसती हुई शामली उसके कमरे में गई और शीशे के गिलास को विस्की का आधा भर लाई। दे इधर, कहते हुए मंगल पांडे ने उसके हाथ से गिलास थामा और एक ही सांस में समाप्त करके गिलास उसे वापस थमाकर कस लिया। शामली ने गिलास टेबल पर रखा और मंगल पांडे के पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाती हुई सोफे पर अधलेटी सी हो गई। कहाँ था तू? पूरे 10 दिन बाद आया है मेरे पास, शामली बोली। तू क्या चाहती है? हर समय तेरी गोद में बैठा रहूं? मंगल पांडे मुंह बनाकर कह उठा, ढेरों काम है मुझे, एक तू ही नहीं है मेरे सामने। मेरे जैसी और कितनी पाल रखी हैं? इतनी याद नहीं रखता मैं, 5-7 तो होंगी। क्यों, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरी बीवी बनने की तो नहीं सोच रही ना? बीबियां ही ऐसी बातें करती हैं। मंगल पांडे ने मुंह बनाकर उसे देखा। तेरी बीवी तो मैं न बनूं? शामली कष्ट लेकर हंसी। तेरा क्या है, तू आज है तो कल पुलिस की गोली खाकर कहीं मरा पड़ा होगा, नहीं तो जेल में चक्की पीस रहा होगा। ऐसे पति से तो बिना पति ही अच्छी। समझदार है, जल्दी ही तरक्की करेगी। अब माल निकाल और भाग ले, मेरा भाई आने वाला होगा। उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो रात भर पागलों की तरह आसपास पांव पटकता हुआ चिल्लाता रहेगा कि तेरे जैसे आदमी के साथ कोई रिश्ता रहे। तेरा भाई खूब चंद भी खूब है। तेरे बिके शरीर का माल खाने में उसे कोई हर्ज नहीं। हर्ज है तो इस बात में कि मंगल पांडे जैसा खतरनाक इंसान उसके घर न आए। साला कभी मेरे हाथों मारा जाएगा। मंगल पांडे ने कड़वे स्वर में कहा। अब माल तो निकाल। माल? मंगल पांडे ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। तू माल मांगती है मुझसे? हाँ, शामली बिजनेस ढंग से कह उठी। पिछली बार का भी रह गया। मंगल पांडे ने सर्द निगाहों से उसे देखा। एक बार का तू कितना लेती है? वैसे तो 300, पर तेरे लिए 250 कर रखे हैं। और ऐसा कितनी बार हुआ है मेरी भेड़नी कि 2.5 के 5 तुझे दिए हैं? दिए होंगे, मैं कब मना करती हूँ। जो एक बार दे दिया जाए उसे दोबारा दोहराना अच्छा नहीं लगता। मैं तो अब के और पिछली बार के मांग रही हूँ। मंगल पांडे का चेहरा क्रोध से भर उठा। आज मेरे पास पैसे नहीं, हाथ तंग है, तो तू अपना खाता खोल बैठी। जब माल होता है तो तू मेरे पैसे में पड़ी रहती है। तेरी तो मंगल, शामली बोल पड़ी। तूने ये बात कही है, मेरा हाथ तंग है। मेरे न देने का मतलब ही यही होता है कि मुझे कोई सपना नहीं आने वाला कि तेरा हाथ तंग है। मालूम होता तो तेरे से एक पैसा भी ना मांगती। मैं ग्राहक नहीं, अपना समझती हूँ तेरे को। चाहिए तो मेरे पास जो भी पड़ा है वह भी ले जा। तेरे से अच्छा नहीं है पैसा, बहुत दिया है तूने मुझे। अगर आज सारा ले जाएगा तो भी बैलेंस मेरी तरफ ही निकलेगा। बोल कितना दूं? एकाएक मंगल पांडे हंस पड़ा। तेरी यही तो अदा है जिस पर ज़्यादा मत बोल, शामली शांत स्वर में कह उठी। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, पीछे नहीं हटूंगी देने को। आजमा कर देखना। हंसते हुए मंगल पांडे ने सिगरेट का कश लिया और खड़े होते हुए सिगरेट को ऐश ट्रे में डालकर मुंह से धुआं निकालता हुआ बोला, एक बात तो है, तेरे जैसी भेड़नी जब जन्मी होगी तब 1000 लौमड़ियां मरी होंगी। अभी भी तू गलत समझ रहा है मुझे। मेरे शब्दों में कोई चालाकी नहीं है, साफ दिल से कहा है जो भी कहा है। वक्त आया तो देख लेना तू। ठीक है, बोलती रह, मैं जा रहा हूँ। जल्दी है क्या? मेरा क्या है, 4 घंटे और तेरी गोद में बैठ जाता हूँ। लेकिन तेरा वो भाई है ना, क्या बोला मैं? खूब चंद की बात कर रहा हूँ।
वह आ गया तो मेरे जाने के बाद तेरी जान खाता रहेगा कि तूने मुझे अंदर क्यों आने दिया। किसी दिन मंगल पांडे के लफड़े में फंसा तो तू भी उसके साथ फंसेगी। तू नहीं जानती कि वह कितना हरामी आदमी है। वह और भी जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहेगा और दोबारा मिलने पर तू ही मुझे बताएगी कि तब खूब चंद ने किस खुशी के साथ तेरी खोपड़ी खराब कर दी। चलता हूँ, मैं खुद भी साले के मुंह नहीं लगना चाहता। यूं ही मेरा हाथ पड़ गया तो डॉक्टरों के चक्कर लगाता फिरेगा। कहने के साथ ही मंगल पांडे बाहर निकलता चला गया। 32 वर्षीय डालचंद ने थके हारे घर में कदम रखा। वह सामान्य कद काठी का युवक था, परंतु कोई कमाई कोई धंधा न होने की वजह के कारण पिछले कई महीनों से बहुत परेशान चल रहा था। उसकी चिंता और परेशानी का कारण बीमार माँ और जवान बहन थी। बीमार माँ का इलाज और जवान बहन की शादी नहीं कर पा रहा था। वो 3 महीने पहले राजा राम का काम करके 25,000 मिले तो थे, परंतु इसमें से 15,000 तो उधार देने में चुकता हो गए और बाकी के वो 10 घर के खर्चे पानी में। अब फिर वह खाली था। हर रोज इस आशा के साथ घर से निकलता था कि किसी से 100-50 ले आएगा, लेकिन लाता कहाँ से, देता कौन। उसकी माँ शारदा देवी उसे देखते ही गहरी सांस लेकर बोल उठी, आ गया बेटा, ठहर, पानी देती हूँ। आवाज़ सुनते ही बहन कमला पानी ले आई। इंतहा खूबसूरत थी कमला और उसकी इसी खूबसूरती के कारण परेशान था डालचंद। कहीं ऊंच नीच हो गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वह जल्दी से उसके हाथ पीले कर देना चाहता था। पानी पीकर डालचंद ने गिलास उसे वापस लौटा दिया। कहाँ गया था बेटा तू? तुम सब कुछ जानती हो, फिर पूछने से क्या फायदा। शारदा देवी का जवाब डालचंद ने उखड़े लहजे में दिया और कुर्सी पर बैठ गया। फालतू बातचीत मत किया करो मुझसे। शारदा देवी ने उदास निगाहों से अपने बेटे को देखा। मकान मालिक आया था किराया मांगने। तो दे देंगे, भाग थोड़े ना जा रहे हैं हम। डालचंद कुड़कर बोला। कहता था पिछले महीने का भी नहीं दिया। तुमने कहा नहीं, हमें याद है, हमने नहीं दिया। डालचंद क्रोध से भर उठा। अब आए तो कह देना, बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, जब होगा पहुंचा देंगे। कहता था अगर वक्त पर किराया नहीं देना तो मकान खाली कर दो। डालचंद का चेहरा गुस्से से भर उठा। बोल देना उसे, जो बात करनी है मुझसे करे। मकान तो किसी भी हालत में खाली नहीं होगा। देर सवेर जो किराया मिलता है वह भी नहीं मिलेगा। मुझे मिला तो अच्छी तरह समझा दूंगा उसे। डालचंद के चेहरे पर सख्ती सिमट आई। तू तो बात बात पर गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? डालचंद ने गहरी सांस ली। एक तो काम धंधा नहीं, पास में फूटी कौड़ी नहीं, ऊपर से यह मांगने वाले, हद होती है सहने की भी। चाय बना लाऊं भैया? तभी कमला बोल पड़ी। डालचंद ने कमला के चेहरे को देखा। रात को बनाने के लिए दाल रोटी है या सामान पड़ा है? हाँ, आज दोपहर में ही बनिए से लाई थी। तू लाई थी? हाँ, कमला ने सिर हिलाया। तेरे को कितनी बार कहा है बाहर मत जाया कर, खास तौर से बनिए की दुकान पर उधार का सामान लेने। बनिए का लड़का वहाँ बैठा तुझे घूरता रहता है। कल तो मुझे कह रहा था पहले के पैसे लिए बिना उधार नहीं देगा, फिर आज तुझे कैसे दे दिया? मैं नहीं समझता क्या कि उस हरामी की नज़र तुझ पर है। खबरदार जो आज के बाद बनिए की दुकान पर गई। तेरे को चाहिए मेरे को बोल, मैं घर पर नहीं हूँ तो आने पर मुझे कह। खामखा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कमला ने कुछ नहीं कहा, सिर झुका लिया। जा कमला जा, डालचंद के लिए चाय बना ला। सिर झुकाए कमला कमरे से चली गई। जवान बेटी पर ऐसे नहीं बिगड़ा करते। जो भी बात हो आराम से। तो माँ तू ही समझा लिया कर आराम से। कोशिश किया कर मेरी समझाने की ज़रूरत ही ना पड़े। डालचंद ने तीखे स्वर में शारदा देवी को बात कही। तुझसे बात करनी थी, शारदा देवी ने कहा। क्या? आज दिन में बनिया आया था। बनिया घर में आया था? डालचंद चौंका। माथे पर बल पड़ गए। हाँ, घंटा भर बैठकर गया है। कमला की बात करने आया था अपने बेटे के लिए। कहता था दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, 10-20 को खाना खिला देना बस। कहता था कमला बहुत खुश रहेगी उसके घर। डालचंद का चेहरा कड़वाहट से भर गया। वो क्या समझता है मेरी बहन फालतू की है या सिर पर बोझ है जो उसे उतार कर उसके कूड़े समान बेटे के पल्ले बांध दूंगा। लफंगा है उसका बेटा। 2 साल अपनी बहन को और घर में बिठा लूंगा माँ,
लेकिन लाला के बेटे के पल्ले नहीं बांधूंगा। तूने क्या कहा? यही कि इस बारे में डालचंद ही फैसला करेगा। कह देना बनिया से दोबारा बात करे तो अभी हमने 2 साल कमला की शादी नहीं करनी, जब करनी होगी तब उससे ज़रूर बात करेंगे, डालचंद ने कड़वे स्वर में कहा। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा। और तू भी सुन ले माँ, कमला की बात कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब पास में थोड़ा बहुत पैसा होगा तो मैं खुद ढूंढ लूँगा लड़का। शादी ब्याह कोई खेल नहीं है, सारी जिंदगी का मामला है। देख परख कर ही बात होगी, ऐसे नहीं। अरे कमला, चाय बनी कि नहीं? बन गई भैया, लाती हूँ। नीना पाटेकर, इकहरा बदन, उम्र 28 बरस, कद लंबा, मोटी आंखें, फिगर ऐसी कि देखने वाला देखता ही रह जाए, खूबसूरती ऐसी कि बाद में भी चेहरा आंखों के सामने घूमता रहे। वह बदन पर हर समय कमीज पैंट पहने रहती थी। खूबसूरत चेहरे पर जैसे स्थायी क्रूरता विद्यमान हुई पड़ी थी, यूं कि कानून की निगाहों में वह वांटेड थी, इसलिए हर किसी के सामने नहीं जा सकती थी, छिप कर रहती थी। चंद खास आदमी उसका ठिकाना जानते थे। सालों की कमाई दौलत को कोई ले उड़ा, वह चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पाई थी। उस इंसान को ढूंढने की कोशिश में साल भर से कोई काम भी नहीं किया था और कोई काम न करने की वजह के कारण उसका गिरोह छिन्न भिन्न हो गया था। अब कोई काम करने की चेष्टा करती भी तो सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ता। पूरा गिरोह तैयार करना अब उतना आसान नहीं था। पास में दौलत तो वैसे नहीं थी। बहरहाल वह इस समय मन ही मन भगवान का शुक्र अदा करती थी कि भले वक्त में उसने चला चलाया रेस्टोरेंट कम रेजिडेंस खरीद लिया था, जो कि मौके पर थी। उन दिनों तो वह रेस्टोरेंट पर ध्यान न देती थी, फुर्सत ही नहीं थी इस छोटे से काम की तरफ ध्यान देने की। लेकिन अब जबकि जेब का माल कम यानी कि खत्म ही हो गया, तो तब वह रेस्टोरेंट की कमाई की तरफ ध्यान देने लगी कि खर्चा पानी चलता रहे। रेस्टोरेंट के ऊपर 3 कमरों की खूबसूरत एकोमोडेशन में रहती थी, जहां से वह बहुत ही कम न के बराबर बाहर निकलती थी, ताकि पुलिस वालों की निगाह उस पर न पड़े, कानून के फंदे में न फंस जाए। रात के 12 बज रहे थे। नीना पाटेकर रेस्टोरेंट के ऊपर 3 कमरों के मकान के एक कमरे में टहल रही थी। होठों में सिगरेट फंसी थी और सामने ही टेबल पर शराब का भरा गिलास रखा था, जिसमें से वह यदा कदा घूंट भर लेती थी। चेहरे पर कई तरह की सोचें गुड़मुड़ हो रही थी। कभी माथे पर बल उभरते तो कभी होठ भींच जाते और कभी चेहरा एकदम सामान्य हो जाता। 12:30 बजे रेस्टोरेंट के मैनेजर मलिक ने वहां कदम रखा। मैडम, आज का हिसाब। मलिक की उम्र 50 वर्ष थी। वह नीना पाटेकर के साथ पिछले 6 सालों से था। नीना पाटेकर ठिठकी और मलिक को गर्दन घुमाकर देखा। कितना है? नीना के होठों से बेहद कठोर शब्द निकले। 600 रुपये। उल्लू के पट्टे। नीना पाटेकर के होठों से दरिंदगी से भरे शब्द निकले। इतनी महंगी जगह पर बने रेस्टोरेंट के एक दिन की कमाई सिर्फ 600 रुपये। पहले तो हजारों में होती थी यहाँ की रोज की इनकम, और अब जब पैसे की जरूरत है तो सिर्फ 600 रुपये। कहीं तूने तो बीच में से माल पीना शुरू तो नहीं कर दिया? कैसी बात कर रही हैं आप मैडम? मलिक फौरन संभल कर बोला। ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता। मेरी वफादारी पर शक करना सरासर नाजायज है। तो फिर हजारों की रकम 600 में कैसे बदल गई? कई दिनों से मैं देख रही हूँ, करीब महीना भर हो गया, आमदनी घटती ही जा रही है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मलिक थूक निकल कर बोला। रेस्टोरेंट की सर्विस में किसी प्रकार की कमी नहीं, आइटम भी सब बढ़िया है, परंतु आजकल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। साल भर में हमारे आसपास 6 रेस्टोरेंट खुले हैं। रेस्टोरेंट की संख्या तो बढ़ गई, परंतु ग्राहक तो वही है, वह इधर उधर ही गए हैं। नीना पाटेकर दांत भींचे मलिक को घूरती रही। मेरा यकीन मानिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। इसका मतलब साल भर तक रेस्टोरेंट की कमाई न के बराबर हो जाएगी? शायद ऐसा ही हो, मलिक हिचकिचाकर बोला। या ना भी हो, यकीन के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे बेहतर हालात होने की संभावना नहीं है। नीना पाटेकर आगे बढ़ी और टेबल पर पड़ा विस्की का गिलास उठाकर एक ही सांस में समाप्त करके उसे वापस रखा और सिगरेट का तगड़ा कस लिया। नोट टेबल पर रख दे और तू जा। मलिक ने ऐसा ही किया। नीना पाटेकर ने दरवाजा बंद किया और अलमारी खोलकर भीतर का बंद लॉकर खोला। उसमें नोटों की गड्डियां मौजूद थी। उन गड्डियों को निकालकर गिना। कुल मिलाकर वह 1,10,000 रुपये थे। 1,10,000 रुपये।
दांत पीसकर नीना पाटेकर बड़बड़ा उठी। इतनी रकम तो मैं अपने किसी आदमी को बढ़िया काम करने पर इनाम स्वरूप दे दिया करती थी, और आज यही जमा पूंजी बची है मेरे पास। आखिर इससे कितना वक्त निकलेगा? ज़्यादा नहीं निकल सकेगा। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा आशा नहीं रखी जा सकती। जो कमीना कुत्ता मेरा सारा माल ले उड़ा है, उसे ढूंढना एवं वक्त बर्बाद करना है। अगर उसने मिलना होता तो अब तक वह मिल चुका होता। इस तरह हाथ पर हाथ रखे काम नहीं चलेगा। आदमियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। मुझे फिर काम के मैदान में उतरना पड़ेगा। दौलत इकट्ठी करने के लिए नए सिरे से काम करना पड़ेगा। नीना पाटेकर के चेहरे पर वहशीपन के भाव नाचने लगे थे। चेहरा क्रूरता के भावों से भर उठा था। नीना पाटेकर ने गड्डियों को वापस अलमारी में बंद किया और विस्की का नया पैक बनाकर तगड़ा घूंट भरने के बाद सिगरेट का कश लिया। उसका दिमाग इस समय तेजी से दौड़ रहा था कि दोबारा मैदान में कूदने के लिए तैयारी की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। उस्मान अली, उम्र 45 बरस, ठिगना, पतला शरीर पर हमेशा सादे से कपड़े मौजूद रहते। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह 4 हत्याओं का कातिल है। पिछले 40 सालों से वह लूटपाट का काम कर रहा था और अपने पीछे ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा था कि पुलिस उसे फंसा पाए। आज तक उसने सैकड़ों हाथ मारे थे, छोटे भी बड़े भी। कभी माल कम हाथ लगा तो कभी ज्यादा, परंतु उसे कभी दिली तसल्ली न मिली थी। उम्र बढ़ती जा रही थी, हिम्मत कम होती जा रही थी। अक्सर यही सोचता कि ऐसा कब तक चलेगा। अगर यही हाल रहा तो 2-3 सालों में बढ़ती उम्र के कारण उससे कोई गलती होगी और सीधा कानून के फंदे में जा फंसेगा। फिर उसके अगले पिछले सारे जुर्मों का हिसाब होगा कि जब जेल से बाहर आएगा तो मुंह में एक भी दांत भी नहीं बचेगा, चलने के काबिल भी नहीं रहेगा, कमर झुकी होगी और बुढ़ापा तब नर्क से भी बुरा होगा। कल ही उस्मान अली ने एक सेठ की तिजोरी लूटी थी। 50,000 उसके हिस्से में आए थे और 25-25 उसने उन दोनों आदमियों को बांट दिया था जो इस काम में उसकी सहायक बने थे। उस्मान अली के पास जब भी पैसे आते तो हर बार वह यही सोचता कि अगली बार वह बड़ा हाथ मारेगा ताकि अपनी जिंदगी बना सके। परंतु जब पैसा खत्म हो जाता, जेब खाली हो जाती, तो बड़ा काम भूल जाता और छोटा हाथ मारकर ही अपना खर्चा पानी चलाने की सोचता। दरअसल उस्मान अली अपनी कमजोरी जानता था। उसे मालूम था कि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। बड़ा काम करने के लिए उसे दिल गुर्दे वाले विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए, जो कि उसे हासिल नहीं थे। वह छोटा मोटा शिकार करना ही जानते थे। बड़े कामों में हाथ डालने का उनमें हौसला नहीं था। वह अक्सर यही सोचता कि उसे कुछ ऐसे साथी तलाश करने चाहिए जो उसकी ही तरह बड़ा हाथ मारने की ख्वाहिशमंद हों। लेकिन वह बखूबी जानता था कि ऐसे लोगों को ढूंढ पाना आसान काम नहीं है। वह छोटे स्केल का शिकारी है, बड़े शिकारी उसे घास भी नहीं डालेंगे। बहरहाल उस्मान अली को यह सब सोचते सोचते साल गुजर गया था और उसका दिल जानता था कि अगले 10 साल भी यही सोचते सोचते गुजर जाएंगे। जो वह कर रहा है वही करता रहेगा। बड़ा काम करना उसके बस का नहीं है, जबकि बड़ा काम वह हर हाल में करने का ख्वाहिशमंद था। मोटे नटियाल के दारू के अवैध अड्डे पर रोज शाम की भांति मंगल पांडे बैठा विस्की का पैक धीरे धीरे सिप कर रहा था और अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था कि दौलत प्राप्ति के लिए अब क्या कदम उठाए, कहाँ हाथ मारे। उसके आदमियों ने भी उसके पास चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे कि माल पानी खत्म हो रहा है, कहीं हाथ मारना चाहिए। पांडे खुद भी अपनी जेब को हल्का महसूस कर रहा था इन दिनों। तभी मंगल पांडे की निगाह खूब चंद पर पड़ी, जो कभी कभार ही मोटे नटियाल के दारू के अड्डे पर नजर आता था। खूब चंद की सबसे बड़ी खूबी थी कि वह बदन पर कीमती बढ़िया कपड़े पहनता था। जूते भी कीमती होते, परंतु उसके चेहरे पर शेव हमेशा आधा आधा इंच बड़ी रहती, जिसे वह बिना वजह खुजराता रहता था। मंगल पांडे उसे ही देखे जा रहा था। खूब चंद की निगाहें दारू के सारे अड्डे में घूम रही थी। वह 38 वर्ष का लफंगा सा दिखने वाला इंसान था, लेकिन बदन पर वह कीमती कपड़े पहन खुद को संभ्रांत समझने लगता था। आखिरकार उसकी निगाहें मंगल पांडे पर ठिठकी। उसे अपनी ओर देखते पाकर मंगल पांडे ने मुंह घुमा लिया। कुछ क्षण सोचकर खूब चंद मंगल पांडे के साथ चला आया। मंगल पांडे ने निगाह उठाकर उसे देखा। क्या है? पांडे के लहजे में तीखापन था। मैं यहाँ बैठ जाऊं?
खूबचंद ने शेव में उंगलियां खुजलाकर कहा। और कितनी जगह खाली है, वहां जाकर बैठ, मुझे तुमसे बात करनी है। मंगल पांडे की आंखें सिकुड़ गई। तूने मुझसे बात करनी है? हाँ, बैठ जा। अपनी जिंदगी में पहली बार तूने कहा है कि तूने मुझसे बात करनी है। जरा सुनो तो सही कि तेरी खोपड़ी में क्या बज रहा है। मंगल पांडे ने होठ सिकोड़कर कहा। खूबचंद बैठा और कीमती सिगरेट सुलगाकर बोला, तू आज दोपहर घर पर आया था? तेरे को किसने कहा? उस सिगरेट के टुकड़ों ने। जिस ब्रांड की तू पीता है, तेरे ब्रांड की विस्की की बोतल मुझे खाली मिली। बात समझने के लिए इतना ही काफी है। खूबचंद ने सिर हिलाया। हाँ, आया था, पांडे ने तीखी मुस्कान के साथ कहा। आगे बोल। तू वहां मत आया कर। सुन बे, तेरी बहन वहां दुकान खोल कर बैठी है। मैं आऊं वहां या काला चोर, तेरे बाप का क्या जाता है? जाता है, बहुत कुछ जाता है। खूबचंद अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठा। काले चोर में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। शामली बेवकूफ़ है, बात को समझती नहीं। तू है बहुत खतरनाक। खतरनाक ही काम करता है। शामली से तेरा पुराना संबंध है। अगर कभी भारी गड़बड़ कर दी तूने तो पुलिस ने शामली के पास आ धमकना है। उसे तंग करेगी पुलिस, शामली का बिजनेस बंद हो जाएगा। वह खाएगी कहाँ से? सीधा कहना कि तेरी बहन ने धंधा बंद कर दिया तो तेरी हालत बिगड़ जाएगी। तेरे खर्चे कौन पूरा करेगा? बहन के धंधे पर ही तो गाड़ी चलती है। मंगल पांडे ने कड़े स्वर में कहा तो खूबचंद तिलमिला उठा। ऐसा ही सही, पर तू शामली के पास आना छोड़ दे। तुझे एक राय देता हूँ खूबचंद। मंगल पांडे ने गिलास में से तगड़ा घूंट भरा। शामली के पास आना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तेरे लिए राय है कि तू कोई काम शुरू कर दे। चोरी चकारी तू कई बार कर चुका है। राह चलते लोगों को तूने कई बार लूटा है। तबीयत से इसी धंधे पर लगाना। अपने पांवों पर खड़े होना सीख। बहन की कमाई पर नजर रखना छोड़ दे, बल्कि खुद कमा कर उसे भी खिला। उसके खर्चे पूरे कर, ताकि धंधा न करके शराफत की जिंदगी बिताए। जब ऐसा होगा तो मैं खुद आना छोड़ दूंगा। नहीं तो जब तक दुकान खुली रहेगी, तू मेरा तो क्या, किसी का भी वहां आना बंद नहीं कर सकता। कराएगा तो भूखा मरेगा। धंधा बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। मंगल तुम सुन बे। मंगल पांडे एकाएक खतरनाक भाव से गुर्रा उठा। तू मुझे अच्छी तरह जानता है, फिर भी फालतू की बकवास करे जा रहा है। मैं एक आवाज निकालूं तो तेरी बहन की दुकानदारी हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस इलाके में ऐसा कोई नहीं जो मेरी बात न माने या मेरे खिलाफ जाए। उठ और दफा हो जा। दोबारा इस मामले में बात की तो मोटे नटियाल के पीछे वाले कमरे में ले जाकर तेरे टुकड़े कर दूंगा। सतनाम की याद है ना तुझे? 1.5 महीना पहले एक छोकरी को लेकर भाग गया था मेरे से, तो उसे मोटे नटियाल के कमरे में ही ले जा मारा था और लाश नाले से मिली थी। एक बार की मैं पैसा तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन छोकरी नहीं। भेजे में आई तेरे बात की नहीं? तभी मोटा नटियाल वहां आ पहुंचा। 55 बरस ठिगने कद का मोटा। उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी अपराधियों के बीच बीती थी। यह तेरे पास क्या कर रहा है? मोटे नटियाल ने मंगल से पूछा। साला कहता है मैं लफाड़ी आदमी हूँ, इसलिए उसकी बहन की दुकान पर न जाऊं। कभी लफड़ा हो गया तो पुलिस इसकी बहन की दुकानदारी बंद कर देगी, क्योंकि मैं सालों से इसकी बहन की दुकान का शटर उठाने जाता हूँ। मंगल पांडे धड़कते स्वर में बोला। मोटे नटियाल ने अपनी छोटी आंखों को और भी सिकोड़ लिया। मंगल, पीछे वाला कमरा खाली है, वहां ले जा इसे। इसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नटियाल के खतरनाक शब्द सुनते ही खूबचंद हड़बड़ाकर उठ गया। क्या हुआ, उठ गया? खूबचंद के होठ हिले। बिना कुछ कहे पलटा और दूर जाकर अन्य टेबल पर बैठ गया। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव हावी हो चुके थे। हरामखोर कुत्ता कहीं का, नटियाल बड़बड़ाया और वहां से चला गया। मंगल पांडे ने गहरी सांस ली और टेबल पर पड़े गिलास को उठाकर एक ही सांस में खाली किया और उसे वापस रखकर सिगरेट सुलगा ली। फिर यूं ही वहां बैठे लोगों पर निगाहें दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाहें देवराज चौहान पर जा अटकी, जो कुछ दूर बैठा होठों पर मुस्कान लिए उसे देख रहा था। उसे अपनी ओर देखते पाकर देवराज चौहान ने हाथ से उसे पास आने का इशारा किया। मंगल पांडे ने हैरानी से आसपास देखा और फिर देवराज चौहान को। देवराज चौहान ने पुनः उसे अपने पास आने का इशारा किया। मंगल पांडे की आंखें सिकुड़ गई। वहां किसी की हिम्मत न थी कि कोई उसे इस प्रकार बुलाए। सब उसे जानते थे और उससे कतराते थे।
इसका मतलब यह नया चेहरा उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर जानता है तो अपने आप को ज्यादा खतरनाक साबित करना चाहता है, उसे इस प्रकार बुलाकर। मंगल पांडे मन ही मन उसकी अकल ठिकाने लगाने का फैसला कर चुका था और उठकर देवराज की तरफ बढ़ गया। तूने मुझे बुलाया? मंगल पांडे करीब पहुंचकर क्रूरता भरे स्वर में बोला। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। जानता है मुझे? वह पुनः गुर्राया। देवराज चौहान ने फिर सहमति में सिर हिलाया। अच्छी तरह जानता है या ऊपर ऊपर से? अच्छी तरह से, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। इस पर भी तूने मुझे बुलाने की हिम्मत की? हाँ, नजरें टकरा गई तो बुला लिया, नहीं तो मैं खुद तेरे पास आने वाला है। बैठ, तेरे से काम की बात करनी है, देवराज चौहान बोला। अनिश्चित सा मंगल पांडे खड़ा देवराज चौहान को देखता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह नया चेहरा उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा और बात भी ऐसे कर रहा है जैसे आम आदमी से बात कर रहा हो। ऊपर से कहता है काम की बात करनी है। तू है कौन? तेरा लेबल क्या है? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और उठ खड़ा हुआ। नटियाल वाले कमरे में चलें, वहां आराम से बात करेंगे। मंगल पांडे चौंका तो वह नटियाल के पीछे वाले कमरे के बारे में भी जानता है। कौन है यह? पुलिस का आदमी, किसी मामले में फंसाने आया है उसे। उसने दारू के अड्डे पर निगाह मारी ताकि यह जान सके कि इसके और कितने साथी यहाँ मौजूद हैं, परंतु वहाँ सब पुराने ही चेहरे थे। अलबत्ता खूब चंद को अवश्य अपनी तरफ देखते पाया, जिसने कि उसे देखते ही सक पकाकर निगाहें फेर ली थी। चल, मंगल पांडे ने सर्द भाव से देवराज से कहा। पांडे देवराज चौहान को लेकर आगे बढ़ा। काउंटर के पास खड़ा मोटा नटियाल उन दोनों को ही देख रहा था। पांडे उसके करीब ठिठका। हम कमरे में जा रहे हैं, मारवाड़ सुनाई दे तो ध्यान मत देना। मोटे नटियाल की सर्द निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। दोनों आगे बढ़े और काउंटर के पीछे से होकर छोटी सी गैलरी को पार करके कोने में बने एक कमरे में प्रवेश कर गए। यहाँ सिर्फ टेबल के अलावा 3 कुर्सियां पड़ी थी। भीतर प्रवेश करके दरवाजा बंद करके पलटते हुए मंगल पांडे ने रिवॉल्वर निकाला। तभी देवराज चौहान की रिवॉल्वर उसकी कमर में जा लगी। मंगल पांडे, देवराज चौहान शांत स्वर में बोला, मैं तुमसे मुंह से बात करने आया हूँ, हथियार से नहीं। जब तेरा हाथ जेब में गया था मैंने समझ लिया था रिवॉल्वर निकालने जा रहा है। कान खोलकर सुन ले, मैंने तेरे से सिर्फ बात करनी है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने उसकी कमर से रिवॉल्वर हटाई और अपनी जेब में डाल ली। फिर होठों में फंसी सिगरेट का कश लेकर उंगलियों में फंसा ली। मंगल पांडे ने देवराज चौहान की इस हरकत से समझ लिया कि यह भी उससे कम नहीं है। उसने यही सोचा था कि सुन लेना चाहिए, यह क्या कहना चाहता है। यह विचार करने के साथ ही मंगल पांडे ने रिवॉल्वर वापस जेब में रख लिया। क्या नाम है तेरा? कुर्सी पर बैठता हुआ मंगल पांडे बोला। देवराज चौहान। देवराज चौहान? मंगल पांडे उसके नाम को दोहराकर कुछ कह नहीं जा रहा था कि अगले ही पल चौंका। देवराज चौहान? कौन देवराज चौहान? क्राइम वर्ड में सिर्फ एक ही देवराज चौहान है। मंगल पांडे हक्का पक्का सा उसे देखता रह गया था। आंखों में हैरानी का समुंदर आकर ठहर गया था। कई पल तक उसके मुंह से बोल न फूटा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम वही देवराज चौहान हो जिसने 2 महीने पहले ही हीरा भाई ओम भाई के जवाहरातों के शोरूम में 6 करोड़ की डकैती की थी? हाँ, मैं ही उस 6 करोड़ की डकैती का जन्मदाता था। यार, फिर तो तुम्हारे पास बहुत माल होगा। मंगल पांडे प्रभावित नजर आने लगा। तुम्हें डकैती का ब्यौरा मालूम है? देवराज चौहान मुस्कुराया। नहीं, तो इस बारे में बात मत करो कि मेरे पास माल है या नहीं। मैं तो कभी सोच नहीं सकता था कि तुम्हारे जैसी बड़ी हस्ती मुझसे मिलेगी ही नहीं बल्कि खुद मेरे पास आएगी। मैं बड़ी हस्ती हूँ? हाँ, मेरी निगाहों में तो तुम क्राइम वर्ड के बादशाह हो। हे भगवान, 4 डकैती क्या मार ली, बादशाह बन गया। खैर छोड़ो, यह बताओ कौन सी ब्रांड की विस्की है? मैं शराब नहीं पीता। क्या तुम शराब नहीं पीते? मंगल पांडे हैरानी से कह उठा। नहीं, इंसान के लिए शराब पीना जरूरी नहीं होता। वास्तव में अजीब आदमी हो तुम। शराब नहीं पीते परंतु क्राइम वर्ड में अपने झंडे को लहराते फिर रहे हो। मंगल पांडे ने गहरी सांस लेकर कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया और फिर बोला, मैं तुम्हारे पास किसी खास काम के लिए आया था। बोलो बोलो,
तुम्हारे लिए तो पूरा का पूरा हाजिर हूँ। पहले यह बताओ, आजकल क्या कर रहे हो? किसी काम में हाथ डाला हुआ है? नहीं, 2-4 दिन में डालने की सोच रहा था। यानी कुछ नहीं कर रहे? नहीं। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर 2 पल खामोश रहकर बोला, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मेरे साथ काम करोगे? तुम्हारे साथ काम करूँगा तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। वैसे क्या काम करने का इरादा है तुम्हारा? कहाँ हाथ मार रहे हो? बैंक डकैती। बैंक डकैती? मंगल पांडे चौंका, फिर बोला, कहाँ है? वजीर चंद प्लेस का नाम सुना है? सुना क्या, देखा भी है। तुम बात बोलो। मंगल पांडे जल्दी से कह उठा। वजीर चंद प्लेस में हिंदुस्तान बैंक की बहुत बड़ी ब्रांच है, उसी जगह डकैती का प्रोग्राम बनाया है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। 10 करोड़ के आसपास माल हाथ लगने की आशा है, हिस्से बराबर के होंगे। सोच लो, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। कोई दबाव नहीं है, अगर तुम्हें मंजूर न हो तो स्पष्ट कह दो, मुझे आदमी की कमी नहीं है। मंगल पांडे देवराज का चेहरा देखता रह गया। 10 करोड़ की बैंक डकैती? हाँ, हो जाएगी। मेरा मतलब है सफल डकैती हो जाएगी ना? काम तो सोचकर ही किया जा रहा है। देवराज चौहान मुस्कुराया। लेकिन वजीर चंद प्लेस तो बहुत व्यस्त इलाका है, वहां पर ऐसा काम करना ठीक होगा? एकाएक मंगल पांडे कह उठा। मंगल पांडे? देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। खतरा तो हर काम में होता है, छोटे माल में छोटा खतरा, बड़े काम में बड़ा खतरा। मैंने जिस बैंक को लूटने की योजना बनाई है, वहां से करोड़ों मिलने की आशा है, इसलिए खतरा भी इसी हिसाब से है। यह हजारों का खेल नहीं है कि 20 दिन बाद फिर सोचना पड़े कि हाथ कहाँ मारना है। यह मोटा है, अगर सफल हाथ पड़ गया तो जिंदगी में दोबारा काम करने की जरूरत नहीं। सफल ना भी हुए तो जान बचाकर भाग निकलने का मौका तो मिलेगा ही। आज तक मेरी कोई योजना असफल नहीं हुई। भगवान ने चाहा तो इस बार भी हमें सफलता ही मिलेगी। मंगल पांडे ने आवेश में कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाई। वैसे कितना खतरा है इस काम में? 10 करोड़ जितना, यानी कि अधिक है। मतलब तुम कुछ भी निकालो। योजना क्या है? अभी नहीं बताऊंगा, जब सब एकत्र होंगे तब बताऊंगा। तुम तब तक अपना मन बना लो कि खतरे वाले काम में हाथ डालना है या नहीं। मैं फिर मिलूंगा तुमसे। खतरे वाले काम में तो मैं हाथ डालता ही रहता हूँ। यूं कहो कि ज़्यादा खतरे वाले काम में हाथ डालना है या नहीं। वैसे इस बात को इस नज़रिए से भी सोचा जा सकता है कि मोटे माल को हासिल करने वाले काम में हाथ डालना है कि नहीं। शायद अब तुम, देवराज चौहान मुस्कुराया, सही ढंग से सोच रहे हो। एक बात बताओ, बोलो, डकैती असफल होने की स्थिति में हम सब मरेंगे? पांडे ने पूछा। अगर डकैती पूरी तरह असफल रही तो फिर शायद हम सभी मरे। ऐसी हालत में कोई किस्मत वाला ही बच पाएगा, और जो डकैती में लापरवाह रहेगा उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरा प्लान ही कुछ ऐसा है कि अगर हमारा कोई साथी मरता है या फंस जाता है तो उसे बचाया नहीं जाएगा। हमारा इकलौता मकसद होगा, डकैती डालो और भाग लो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है हमें। ऐसे विचार वाले लोग ही तरक्की करते हैं। मंगल पांडे ने सहमति में गर्दन हिला दी। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। छोटे हाथ तो बहुत मारे, इस बार बड़ा दाव ही सही, देखी जाएगी आर या पार। सफल रहे तो जिंदगी बन जाएगी। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। सोच लो, इतनी जल्दी फैसला मत करो। ऐसी बातों के फैसले सोचकर नहीं किए जाते। काम कब शुरू करना है? एक बार हाँ कहने के बाद पीछे हटना तुम्हारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। मंगल पांडे हमेशा कदम आगे की तरफ उठाता है, पीछे की तरफ नहीं। गुड। देवराज चौहान ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया। तो फिर इतना ध्यान रखना कि अब तुमने किसी भी काम में हाथ नहीं डालना है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और अगली मुलाकात का इंतज़ार करो। मैं या मेरा आदमी जगमोहन जल्दी ही तुम्हारे पास आएंगे, और इस बारे में अपना मुंह बंद रखना, बात मुंह से बाहर न निकले। मंगल पांडे ने सिर हिलाया, फिर कहा, काम कब शुरू करना है? मुनासिब वक्त पर तुम्हें हर बात का जवाब मिल जाएगा। कहने के साथ देवराज चौहान उठा और विदा लेकर बाहर निकल गया। मंगल पांडे वहीं बैठा था, सोचों में गुम। मन में करोड़ों रुपया हासिल करने के लिए खुशी भी थी और डकैती में आने वाले खतरे के प्रति निश्चय कर चुका था। मन ही मन हिसाब लगाया कि अगर उसे 1 करोड़ रुपया भी मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। मोटे नटियाल के आने पर मंगल पांडे अपने गुड़मुड़ विचारों से बाहर निकला। कौन था यह?
मंगल पांडे ने नटियाल को देखा। देवराज चौहान, अपनी ही लाइन वाला। यह यहाँ क्या करने आया था? मोटा नटियाल चौंका। काम की बात करने आया था, फिर बताऊंगा, कहने के साथ ही पांडे बाहर निकल गया। मोटे नटियाल की आंखों में व्याकुलता भर आई। और बात जो भी हो, लेकिन खूबचंद की यह खूबी थी कि जिसे एक बार देख लेता था उसे कभी भूलता नहीं था। इन मामलों में उसका दिमाग बहुत तेज था। नटियाल और पांडे की पीछे वाले कमरे की धमकी सुनकर वह फौरन वहां से खिसक कर हटकर आ बैठा था और मन ही मन भुनभुनाता हुआ रह रहकर मंगल पांडे को देखता हुआ सोच रहा था कि अगर उसका बस चले तो मंगल पांडे का नामो निशान मिटा दे। लेकिन वह अपनी मजबूरी को भी समझता था कि कम से कम इस जन्म में तो मंगल पांडे का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, उनकी उंगली का नाखून तक नहीं उखाड़ पाएगा। खूबचंद इन बातों को लेकर सोच रहा था कि तभी उसने मंगल पांडे को अपनी टेबल से उठकर दूसरी टेबल की तरफ बढ़ते देखा। फिर जिस आदमी के पास जाकर पांडे रुका, उसे देखते ही खूबचंद चौंका। मस्तिष्क में धमाका फूटा कि उसने इस आदमी को पहले कहाँ देखा है, क्या नाम है इसका। दूसरे ही पल मस्तिष्क में ज्ञान का दूसरा धमाका फूटा। उसे याद आया कि 2-3 महीने पहले किसी डकैती के सिलसिले में इसकी तस्वीर अखबार में देखी थी और इसका नाम देवराज चौहान है। देवराज चौहान, खतरनाक शख्सियत, क्राइम की दुनिया का एक हिस्सा, बड़े से बड़ा दादा भी जिससे कन्नी कतरा जाए। ऐसे खतरनाक इंसान का मंगल पांडे जैसे आम दादों से क्या वास्ता। फिर उसके देखते ही देखते देवराज चौहान और मंगल पांडे दारू के अड्डे के पीछे बने मोटे नटियाल के कमरे की तरफ चले गए। बाल की खाल निकालना खूबचंद की खूबी थी। इस काम में वह माहिर था। वह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हुआ देवराज चौहान और मंगल पांडे के बीच की कड़ी को तलाशने लगा कि किस आधार पर दोनों मिले हैं, बीच में क्या है। देवराज चौहान के बारे में वह अच्छी तरह जानता था कि वह सिर्फ काम के ही बंदों से वास्ता रखता था। बेकार में वह किसी के पास नहीं जाता था, किसी से बात नहीं करता था। इसका मतलब साफ था कि देवराज चौहान किसी प्रकार की खिचड़ी बनाने की तैयारी में था और मंगल पांडे उस खिचड़ी का हिस्सेदार बनने जा रहा था। खूबचंद के मन में मंगल पांडे के प्रति प्यार था, इसलिए उसने इस मामले पर निगाह रखने की सोची ताकि अगर कहीं मौका मिले तो सामने आए बिना ही मंगल पांडे की खोपड़ी दुरुस्त कर सके। आधे घंटे के बाद जब देवराज चौहान मोटे नटियाल के दारू के अड्डे से बाहर निकला तो खूबचंद सावधानी से देवराज चौहान के पीछे लग गया। मंगल पांडे से मिलने के बाद देवराज चौहान सीधा डालचंद के घर पर पहुंचा। दरवाजा थपथपाने पर शारदा देवी ने दरवाजा खोला। नमस्कार माँ जी, देवराज चौहान ने हाथ जोड़कर कहा। जुग जुग जियो बेटा, कौन हो तुम? शारदा देवी ने प्यार से कहा। माँ जी, मैं डालचंद का दोस्त हूँ, उसी के साथ कंपनी में काम करता था। यहाँ से निकल रहा था तो सोचा मिलता चलूँ। कहाँ है डालचंद? वह तो घर पर नहीं है बेटा, शाम हो गई है, आने ही वाला होगा। शारदा देवी ने अपनत्व से कहा। आओ बेटा, भीतर आ जाओ। माँ जी, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, थोड़ा सा आगे कुछ काम था, तब तक डालचंद भी आ जाएगा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। पानी तो पी लो। मैं बस माँ जी, अभी आकर पानी क्या, साथ में चाय भी पीऊँगा। देवराज चौहान ने विदा ली और मकान से कुछ हटकर बनी चाय की दुकान पर जा बैठा और निगाहें डालचंद के घर पर टिका दी ताकि डालचंद आए तो उसे बाहर ही थाम ले। चाय वाले को चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय आई तो वक्त बिताने की खातिर चाय के घूंट भरने लगा। मोटे नटियाल के दारू के अड्डे से ही खूबचंद उसके पीछे था। खूबचंद ने देवराज चौहान को डालचंद के घर पर जाते देखा, उसकी माँ से बात करते देखा। उसके बाद देवराज चौहान को जिससे मिलना था उसे वह मिला नहीं और अब उसके इंतजार में चाय की दुकान में बैठा है। कुछ दूर रहकर खूबचंद ने मुनासिब जगह संभाली और देवराज चौहान पर निगाह रखने लगा। कभी कभार वह डालचंद के मकान के बंद दरवाजे की ओर भी देख लेता था। यह सब वह मंगल पांडे को सबक सिखाने की खातिर कर रहा था कि मालूम तो हो कि देवराज चौहान के साथ पांडे किस फेर में है, तब किसी तरह पांडे की खोपड़ी दुरुस्त करेगा। 7 बजे डालचंद लौटा, थका हारा हमेशा की ही तरह, चेहरा उतरा हुआ था। जेब में 98 का सिक्का पड़ा था, जूते घिसकर बराबर हुए जा रहे थे। आज वह पुराने दोस्त के पास कुछ पैसे उधार मांगने गया था, परंतु उसने स्पष्ट इनकार कर दिया था। सुबह नौकरी के लिए इंटरव्यू था, लेकिन मालूम हुआ
इंटरव्यू से पहले ही किसी खास आदमी की सिफारिश पर नौकरी पर रख दिया था। डालचंद को अपनी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। माँ की बीमारी का इलाज वह करा नहीं पा रहा था और कमला की शादी की बात तो दूर की थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहाता घर की तरफ बढ़ रहा था कि देवराज चौहान उसके सामने आ खड़ा हुआ। डालचंद ठिठका, बुझी सी निगाहों से उसे देखा। कैसे हो डालचंद? देवराज चौहान एकाएक मुस्कुराकर बोला। डालचंद ने असमंजसता भरी निगाहों से उसे देखा। शायद सोच रहे हो कि मुझे पहले कहाँ देखा है। देवराज चौहान हौले से हंसा। डालचंद ने उलझन भरी निगाहों से सिर हिलाया। तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा, फिर तुम मुझे कैसे जानते हो? डालचंद के होठों से निकला। देवराज चौहान ने अपनेपन से उसके कंधे पर हाथ रखा। आओ वहाँ बैठकर बात करते हैं, चाय भी पियेंगे। कुछ ना समझते हुए भी डालचंद देवराज चौहान के साथ हो गया। वह दोनों चाय की दुकान पर एकांत में बैठे। ऑर्डर देते ही चाय आ गई। डालचंद ने चाय का घूंट भरा तो वैसे दिन भर की थकावट उतरती महसूस हुई। उसने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। कौन हो तुम? डालचंद ने चाय का घूंट भरा। देवराज चौहान नाम है मेरा। लेकिन तुम हो कौन? मुझसे क्या चाहते हो? क्षण भर ठिठक कर देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर बोला, आजकल तुम बहुत तंगी के दौर से गुजर रहे हो। नौकरी रही नहीं, तुम्हारे रिकॉर्ड खराब होने के कारण दूसरी नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही। डालचंद के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। यही सब बताने के लिए तुम मुझे चाय पिला रहे हो? नहीं, मैं तो यूं ही बात कर रहा था। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट थी। बात क्या है? क्या चाहते हो मुझसे? चाय क्यों पिलाई मुझे? दोस्ताना ढंग से क्यों पेश आ रहे हो मेरे से? इतना तो मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे अवश्य कुछ चाहते हो। डालचंद के होठों से रूखा सा स्वर निकला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और बोला, 3 महीने पहले तुमने राजा राम का काम किया था। डालचंद चौंका। क्या बोला तू? कौन सा काम किया था मैंने राजा राम का? खैर, इतना तो माना कि तुम राजा राम को जानते हो। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। रही बात काम की तो उसे ढका ही रहने दो। जो वक्त निकल जाए उसे दोहराना नहीं चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि तुम बेहतरीन दक्ष ड्राइवर हो। डालचंद ने उसकी आंखों में झांका। सामने पड़ी चाय पीना वह भूल गया था। तुम्हारी असलियत क्या है? डालचंद की आवाज में सख्ती भर आई थी। मैं क्राइम वर्ड से संबंध रखता हूँ, देवराज चौहान। डालचंद चौंका। देवराज चौहान का नाम उसने सुन रखा था। तुम वही तो नहीं जिसने कई डकैतियां डाली हैं? हाँ, मैं वही हूँ। डालचंद की जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुझसे क्या चाहते हो? मेरे बारे में जानते ही तुम घबरा क्यों गए? देवराज चौहान हौले से हंसा। जवाब में डालचंद ने कुछ नहीं कहा। सुनो डालचंद, राजा राम की तरह मुझे भी तुमसे काम है। राजा राम से तुम्हें सिर्फ 25,000 मिले थे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगा। इतनी बड़ी कि सारी उम्र फिर भी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अपनी बीमार माँ का इलाज करा सकते हो, अपनी बहन की शादी शान से कर सकते हो, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो। डालचंद फिर भी कुछ न बोला। यूँ समझो कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने आया हूँ। इसमें खतरा इतना ही है जितना कि राजा राम के काम में था, परंतु दौलत इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। राजा राम जैसे तुम्हारे पैरों में पड़े होंगे। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेकर गंभीर स्वर में कहा। मेरे साथ चलकर फायदे में रहोगे डालचंद। डालचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, फिर खुश गले से बोला, कितना मिलेगा? 1 करोड़ से ज्यादा। डालचंद का शरीर कांपा, फिर स्थिर हो गया। क्या हुआ? देवराज चौहान ने उसके चेहरे को निहारा। डालचंद का शरीर इस प्रकार कांपा जैसे उसमें जान पड़ गई हो। तुमने 1 करोड़ कहा था ना? हाँ, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ काम। क्यों? देवराज चौहान चौंका। कार ड्राइविंग के बदले तुम मुझे 1 करोड़ रुपया दे रहे हो। जो भी सुनेगा तुम्हें पागल कहेगा। डालचंद उठ खड़ा हुआ। या फिर कहिए कि मामला खतरनाक है। काम सिर्फ ड्राइविंग का ही नहीं, और भी कुछ है। ऐसे करोड़ रुपए का मैं क्या करूँगा जिसे इस्तेमाल करने के लिए मैं जिंदा ही न रहूं? देवराज चौहान ने उसकी कलाई पकड़कर वापस बिठा लिया। मैं तो मजाक कर रहा था। देवराज चौहान के होठों पर गहरी मुस्कान बिखर गई। क्या मतलब? काम करने की एवज में तुम्हें 50,000 रुपया मिलेगा। 50,000? डालचंद ने उसके शब्द दोहराए। हाँ, करना क्या है?
मैं अपने साथियों के साथ बैंक लूट रहा हूँ। तुम कार के साथ बैंक से कम 1 किलोमीटर दूर खड़े होंगे। हम आएंगे, कार में बैठेंगे, तुम्हें कार भगानी होगी। ध्यान रहे, तब तक शहर भर की पेट्रोल कारों को हम लोगों के बारे में सूचित कर दिया होगा। तुमने अपनी ड्राइविंग के दम पर हमें पुलिस वालों के फंदे से बचाकर हमारे ठिकाने पर पहुंचाना होगा। डालचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। इस काम के मुझे 50,000 मिलेंगे? हाँ, तुम हमें ठिकाने पर पहुंचाओगे, हम फौरन 50,000 तुम्हें दे देंगे। बैंक डकैती से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा? डालचंद ने पूछा। नहीं, हमें सिर्फ फास्ट ड्राइवर की ज़रूरत है जो उस कम समय में हमें पुलिस के फैलाए जाल से निकाल सके, और यह काम तुम कर सकते हो डालचंद। बोलो, मंजूर है? नहीं। नहीं क्यों? देवराज चौहान चौंका। मान लिया उस वक्त पुलिस के फैले जाल में जा फंसे तो जानते हो क्या होगा? तब पुलिस वाले मुझे भी बैंक डकैती में शामिल समझेंगे, लंबी जेल हो जाएगी मुझे। इसका मतलब तुझे अपनी कार ड्राइविंग पर भरोसा नहीं रहा? तुम तो कार रेसिंग के ड्राइवर हो। पुलिस वाले अपनी पेट्रोल कारों को दौड़ा लेंगे तुम्हारी कार के पीछे। आजकल तुम्हारी जेब खाली है, इसलिए हौसला छोड़ बैठे हो। सोचते हो तुमसे कोई काम नहीं हो सकेगा। तुम किसी काबिल नहीं रहे। अपना विश्वास वापस लाओ डालचंद, तुम्हारी हिम्मत वापस लाने में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। कैसे? डालचंद को महसूस हुआ देवराज चौहान वास्तव में सही कह रहा है। परेशानियों ने उसे इस कदर घेर रखा है कि उसका विश्वास छिन्न भिन्न हो चुका है। देवराज चौहान ने जेब में हाथ डाला और 50 के नोटों की गड्डी निकाल आहिस्ता से उसकी जेब में सरका दी। डालचंद सिर्फ गड्डी की झलक ही देख सका। इतने सारे नोटों को अपनी जेब से सरकते देखकर उसका गला खुश्क होने लगा। वह तो 185 तलाश कर रहा था, और इतने सारे नोट? 5,000 है यह। अपनी ज़रूरतें पूरी करो। यह रकम उस 50,000 में से एडवांस नहीं है, यह तुम्हारी हाँ की कीमत है। काम पूरा होते ही तुम्हें 50,000 मिलेगा। साथ में एक वायदा भी कि अगर डकैती मोटी रही तो तुम्हें उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। डालचंद उसे देखता रहा, बोला कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है कि कम से कम तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि अपनी बहन की शादी कर सको, अपनी बीमार माँ का इलाज अच्छी तरह करा सको, और अपनी बेरोजगारी दूर करके कोई नया काम शुरू कर सको। और यह सब काम तुम्हें इस शहर के बाहर करने होंगे, क्योंकि जब किसी कंगले के पास एकदम दौलत आ जाए तो पुलिस की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। ऐसे समय में जरा सी लापरवाही इंसान को हमेशा के लिए जेल में ठूंस देती है। डालचंद ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ इन बातों को। एकाएक उसकी आवाज़ में विश्वास का पुट आ गया था। अब घर पर ही रहना, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि काम कब करना है। वैसे काम कब तक होगा? 10-15 दिन तक। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। इस मामले में जुबान बंद और कान आंखें खुले रखना। डालचंद के सिर हिलाने पर देवराज चौहान वहां से चला गया। डालचंद ऐसे काम में हाथ नहीं डालना चाहता था, लेकिन 3 महीनों में एक एक पैसे की मोहताजगी ने उसे सिखा दिया था कि दौलत ही धरती का भगवान है, और अब आती दौलत को ठुकराना किसी भी तरह से समझदारी नहीं थी। खूबचंद की खूबियों में यह खूबी भी शामिल थी। उसकी आंखें बिल्ली की भांति तेज थी। दूर की चीज को भी ऐसे देख लेता था जैसे लोग दूरबीन से देखते हैं। जब देवराज चौहान ने नोटों की गड्डी डालचंद की तरफ सरकाई तो न केवल उसने गड्डी देखी, बल्कि यह भी देख लिया कि गड्डी 50 के नोटों की थी। देवराज चौहान के चले जाने के बाद डालचंद तो उठकर अपने घर की तरफ बढ़ गया था। वह पहले मुर्दानी चाल से चल रहा था, अब शान से चल रहा था। खूबचंद ने सब कुछ नोट किया और सोचने लगा, मामला क्या है। देवराज चौहान पहले मंगल पांडे के पास गया, उससे बात की। उसे भी नोटों की गड्डी दी या नहीं, यह तो उसे नहीं मालूम था, क्योंकि सारी बात बंद कमरे में हुई थी। उसके बाद देवराज चौहान इस इंसान से मिला, इसे नोटों की गड्डी दी। देवराज चौहान कोई पागल तो नहीं है कि जो यूं ही नोट बांटता फिरेगा, यानी मामला गहरा ही है। लेकिन यह है कौन जिसे देवराज चौहान ने नोटों की गड्डी दी? खूबचंद वहीं रुक गया, देवराज चौहान के पीछे नहीं गया। उसने डालचंद के बारे में आसपास से मालूम करना शुरू किया। डालचंद के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में उसे पूरे 3 घंटे लगे। 3 घंटों में डालचंद के बारे में एक एक बात जान ली थी उसने। बाकी सब बातें तो उसके लिए आम ही थी,
लेकिन यह बात उसे करामात लगी कि वह रेसिंग कार ड्राइवर है। अब खूब चंद कड़ियां मिलाने लगा। खुद देवराज चौहान खतरनाक वांटेड इंसान, इसके साथ रहने वाला इसका खतरनाक दोस्त जगमोहन। देवराज चौहान का मंगल पांडे से मिलना, पांडे भी खतरनाक इंसान और डकैतियां वगैरह डालता है। फिर देवराज चौहान का कार रेसर से मिलना और उसे नोटों की गड्डी देना, यानी कि यह लोग कुछ करने जा रहे हैं और कार रेसर्स डालचंद ने बाद में कार को भगाना था। एकाएक खूब चंद को पछतावा होने लगा। वह देवराज चौहान के पीछे क्यों नहीं गया? क्या मालूम जो काम वह करने जा रहा है उसमें किसी और को भी शामिल कर रखा हो और वह उसके बारे में भी जान जाता। बहरहाल जो हो गया सो हो गया। अब उसने यही फैसला किया कि वह मंगल पांडे और कार रेसर डालचंद पर निगाह रखना जरूरी है। ऐसा करने पर ही आगे के हालातों से वह वाकिफ हो सकेगा। देवराज चौहान नीना पाटेकर के रेस्टोरेंट के सामने पहुंचा। जगमोहन वहां पहले से ही मौजूद पाटेकर के रेस्टोरेंट की निगरानी पर था। वह पास गया। पांडे और डालचंद से मिले? जगमोहन ने पूछा। हाँ, वह दोनों तैयार हैं। कोई अड़चन तो नहीं? नहीं, अलबत्ता डालचंद ने यह जानकर कि उसे करोड़ मिलेगा तो उसने काम करने से इनकार कर दिया था। देवराज चौहान मुस्कुराया। बात भी ठीक थी कि कार की ड्राइविंग के बदले इतनी बड़ी रकम कभी हासिल नहीं होती। बहरहाल मैंने उससे 50,000 में सौदा तय किया है, लेकिन डकैती में उसका बराबर का हिस्सा होगा। जब 50,000 में काम चल रहा है तो क्या जरूरत है बराबर का हिस्सा देने की? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। कार ड्राइविंग के साथ अगर वह पकड़ा गया तो पुलिस वाले उसे बैंक डकैती का बराबर का हिस्सेदार मानेंगे। तब कोई बात नहीं सुनेगा कि वह तो डकैती के समय कार के साथ घटना स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा था। कानून की निगाहों में हम सबके बराबर का ही मुजरिम होगा। डकैती में अगर हम लोगों के हाथों 2-4 कत्ल भी हुए होंगे तो पुलिस उन कत्लों में भी उसे हिस्सेदार मानेगी, यानी कि उसके लिए भी खतरा हम लोगों के बराबर है तो हिस्सा बराबर क्यों ना हो उसका। वह डकैती में तो शामिल नहीं होगा, तब तो वह आराम से कार में बैठा होगा। मौत से तो हम ही खेल रहे होंगे। जगमोहन ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। मानता हूँ, जब हम सबको बिठाए कार भगा रहा होगा, आगे पीछे दाएं बाएं पुलिस की कार होंगी, तब तो हम भी आराम से बैठे होंगे। सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। उसकी जरा सी लापरवाही लूटी गई सारी दौलत और हमें भी पुलिस के फंदे में फंसवा सकती है। यह क्यों भूलते हो तुम? जवाब में जगमोहन मुंह बिचकाकर रह गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और रेस्टोरेंट पर निगाह मार कर बोला, नीना पाटेकर अंदर है? हाँ, रेस्टोरेंट के ऊपरी हिस्से में। जगमोहन बोला। खिड़की पर से एक झलक देखी थी उसकी। इस बात को घंटा हो चुका है। ठीक है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। शाम के 8:30 बजे थे। देवराज चौहान सबकी निगाहों से बचकर रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा और ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां समाप्ति हुई थी। उसकी कमर से रिवॉल्वर की नाल सट गई। देवराज चौहान ठिठका। कौन हो तुम? नीना पाटेकर का सख्त स्वर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान ने निगाहें घुमाकर देखा तो दाईं और पाटेकर को खड़े पाया। वह उसे खतरनाक निगाहों से देख रही थी। रिवॉल्वर हटा लो, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। तुम्हारा आदमी ही मेरे रेस्टोरेंट की निगरानी कर रहा है? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना था और मैं जानना चाहता था कि तुम यहाँ मौजूद हो या नहीं। यहाँ क्यों आए हो? नीना पाटेकर की आवाज़ में सख्ती थी। रिवॉल्वर हटा लो तो फिर आराम से बातें हों। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। पुलिस के आदमी हो? पागल हो गई है? मेरा नाम देवराज चौहान है। क्राइम वर्ड से संबंध रखता हूँ। नीना पाटेकर के मस्तिष्क को झटका लगा। देवराज चौहान? देवराज ने सहमति में सिर हिलाया। हाथ ऊपर करो और कमरे के बीच जाकर मेरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। देवराज चौहान की तस्वीर मैं अखबारों में देख चुकी हूँ। मुझे अपना चेहरा दिखाओ। दोनों हाथ ऊपर उठाकर देवराज चौहान कमरे के बीच पहुंचा और नीना पाटेकर की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। 2 पल नीना पाटेकर ने उसका चेहरा देखा, फिर रिवॉल्वर जेब में डालकर दरवाजा बंद कर लिया। तसल्ली हो गई? जवाब में नीना पाटेकर ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोफे पर बैठ गया। मुझे हैरानी है कि तुम जैसी शख्सियत यहाँ मेरे पास।
नीना पाटेकर ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मेरा पता तुझे किसने बताया? देवराज चौहान को जिसके पते की जरूरत होती है वह जान लेता है। नीना पाटेकर सिर हिलाकर रह गई। क्या लोगे? विस्की, बियर, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या? कुछ नहीं, मेरा साथी नीचे खड़ा है, उसे भी ऊपर ले आते। नीचे का ध्यान भी रखना ज़रूरी था। नीना पाटेकर ने पुनः सहमति से सिर हिलाया। कुछ खास ही काम होगा मुझसे। हाँ, खास ही काम था। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। आजकल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नीना पाटेकर ने सपाट स्वर में कहा। सुना है कोई तुम्हारा सारा माल ले उड़ा? हाँ, मेरी सारी जमा पूंजी कोई हरामजादा ले उड़ा है। बहुत ढूंढा उसे, मेरा हाथ नहीं आया। बहुत बड़ा हरामजादा होगा। छोटा मोटा होता तो पकड़ में आ गया होता। नीना पाटेकर ने दांत खींचकर कहा। तुम अपनी कहो, काम करने का इरादा है तेरा? नीना पाटेकर ने देवराज की आंखों में झांका। इन दिनों मैं एक एक पैसे को लेकर तंग हूँ। तुम्हारे साथ काम करके मुझे खुशी होगी। यानी कि काम जाने बिना ही काम के लिए तैयार हो? हाँ, बस इतना बता दो कि पल्ले क्या पड़ेगा। करोड़ के आसपास। फिर तो चिंता की कोई बात नहीं। तुमने तो नहीं पूछा, परंतु मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या करने की सोची है। रहने दो। नीना पाटेकर ने हाथ उठाकर देवराज चौहान को रोका। मत बताओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जो भी काम करने की सोचोगे ठीक सोचोगे। बहुत नाम सुन रखा है तुम्हारा। बस इतना बता दो कि काम शुरू कब होगा। 10-15 दिन तक। ठीक है, वैसे तो मैं यहीं बंद रहती हूँ, कहीं भी आती जाती नहीं, और अगले 15 दिनों तक मैं हर पल यहीं रहकर तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। नीना पाटेकर की आंखों में तीव्र चमक विराजमान हो चुकी थी। मस्तिष्क में 1 करोड़ घूम रहा था। अगर इतना माल हाथ लग जाए तो सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। मुझे तुम्हारे आने का इंतज़ार रहेगा। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और सीढ़ियाँ उतरता चला गया। देवराज चौहान और जगमोहन अब उस्मान अली के ठिकाने पर पहुँचे तो रात के 10 बज चुके थे। उस्मान अली एक कमरे के छोटे से घर में रहता था। उस वक्त वह घर पर नहीं था। इस वक्त कहाँ होगा, यकीन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। देवराज चौहान ने दरवाजे पर लटका छोटा सा ताला खोला और जगमोहन के साथ भीतर प्रवेश कर गया। भीतर एक चारपाई और 2 कुर्सियां पड़ी थी। दोनों कुर्सियों पर जा बैठे। इस तरह कब तक उस्मान अली का इंतज़ार किया जाएगा? जगमोहन बोला। जब तक वह नहीं आएगा, देवराज चौहान ने जवाब दिया। फिर तो हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। देखते हैं, उस्मान अली से हम कल भी तो मिल सकते हैं। अभी हमें बहुत काम करने हैं जगमोहन। कामों की इतनी लंबी लिस्ट हमारे पास है, इसलिए जो काम पूरा हो जाए वही अच्छा। उस ठिकाने का इंतज़ाम करना है जहां बैंक डकैती के बाद माल ले जाना है, कारों का इंतज़ाम करना है और भी जाने क्या क्या करना है। जबकि हमारे पास 12 दिन पड़े हैं। सबको इकट्ठा करके योजना समझानी है। अगर किसी ने योजना में कमी निकाल दी तो उस पर भी गौर करना पड़ेगा। आज के काम को कल पर छोड़ते रहे तो सारे काम अधूरे ही रह जाएंगे। जवाब में जगमोहन ने खामोशी से सिगरेट सुलगा ली। रात को 12:30 के आसपास उस्मान अली अपने ठिकाने पर आया। दरवाज़ा खुला और भीतर 2 अनजान लोगों को बैठा पाकर हड़बड़ा उठा। मेरे भाइयों, उस्मान अली जल्दी से बोला, तुम लोगों ने गलत ताला खोल लिया है। इस घर में तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर हाथ मारना ही है तो मेरे साथ चलो। 2-3 घर मेरी नज़र में है, दिखा देता हूँ। उस्मान अली? देवराज चौहान मुस्कुराया। जो हाथ मारने आते हैं वह इस तरह आराम से कुर्सियों पर बैठने नहीं आते हैं और चले जाते हैं। उस्मान अली ने दोनों को ध्यान से देखा। मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मेहमान तो हो नहीं सकते। फिर बंधुओं, आराम से मेरे घर का ताला तोड़कर कुर्सियों पर क्यों बैठे हो? मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे? हाँ, आओ बेड पर बैठो, तुमसे बात करनी है। असमंजसता में घिरा उस्मान अली आगे बढ़कर बेड पर जा बैठा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर शांत स्वर में बोला, आजकल क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? शक में न पड़ो, मेरा नाम देवराज चौहान है और यह मेरा दोस्त जगमोहन। देवराज चौहान? उस्मान अली बड़बड़ाया। हाँ, कई डकैतियाँ डाल चुका हूँ। याद आया,
उस्मान अली बीच में ही बोल पड़ा। 2-3 महीने पहले ही अखबारों में तुम्हारी तस्वीर देखी थी। हाँ, अब पहचान रहा हूँ, वह तस्वीर तुम्हारी ही थी। लेकिन तुम लोग मेरे यहाँ? हैरानी है, इतनी बड़ी हस्ती मेरे घर में क्यों? मैंने तो तुम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं तो। बीच में मत बोलो, देवराज चौहान ने कहा। हम तुमसे बात करने आए हैं। क्या? हमें मालूम हुआ है तुम बड़ा हाथ मारने की ख्वाहिशमंद हो। तुम्हें किसने बताया? उस्मान अली का मुंह खुला का खुला रह गया। अपने ढंग से हमने मालूम कर लिया, तुम अपनी कहो। हाँ, उस्मान अली ने सहमति से सिर हिलाया। हमारे साथ मिलकर कुछ करना चाहते हो? तुम्हारे साथ? हैरानी से उस्मान अली का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ। क्या? बैंक डकैती। डकैती? पल भर के लिए उस्मान अली की जान खुश्क हुई। हाँ, मोटी बैंक डकैती होगी, तगड़ा माल हाथ आएगा, 1 करोड़ के आसपास। बस हौसले की ज़रूरत है। अगर तुम में हौसला हो तो हमारे साथ काम कर सकते हो। उस्मान अली की सांस वापस लौटी। हौसले की आखिरी किश्त दिलो दिमाग में बची है। उस्मान अली ने होठों पर जीभ फेरी। कई बार सोचता था कि कहीं यह किश्त खत्म ना हो जाए, उससे पहले ही कुछ कर लूं। कुछ ऐसा कर लूंगा कि बुढ़ापे की चिंता न रहे। लेकिन अकेला कुछ भी करने का हौसला नहीं जुटा पाता था और मेरे लिए साथियों को जुटा पाना असंभव था। अगर साथी इकट्ठे भी कर लेता तो उन्हें कमांड करना मेरे लिए आसान नहीं होता। कहाँ बड़ा हाथ मारना है, किस तरह मारना है, इन बातों की कहाँ समझ है मुझे। तैयार हो? 100%। सोच लो उस्मान अली, मौत के बराबर का खतरा है इस बैंक डकैती में। 60% बचने की और 40% मरने की उम्मीद है, यानी कि आधा आधा। देवराज, उस्मान अली उसकी बात काटकर बोल पड़ा। क्राइम की दुनिया का क ख ग मुझे मत सिखाओ। सारी जिंदगी मैंने इसी काम में बिताई है। जान देने वाली बात है। जिस डकैती से 1 करोड़ रुपया एक को हासिल होना हो, इसी से हिसाब लग जाता है कि मामला कितना खतरनाक होगा। परवाह नहीं, रहेंगे या अल्लाह के पास जाएंगे। यूँ कौन सा प्रसन्न रह रहे हैं? रो धोकर पेट ही भर रहा हूँ। मोटा हाथ मारने का मौका मिला है जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। ठीक है। देवराज खड़ा हुआ तो जगमोहन भी खड़ा हो गया। मैं कुछ ही दिनों में काम शुरू करने जा रहा हूँ। कोशिश करना कि हर समय यहीं रहो और हमारे बुलावे का इंतज़ार करो। उस्मान अली ने सहमति में सिर हिला दिया। देवराज और जगमोहन बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह मंगल पांडे शामली के घर पहुंचा। उसे देखते ही शामली चहक उठी। तुम इतनी सुबह सुबह? खैरियत तो है? खैरियत है जाने मन, मन किया चला आया। लेकिन इतनी सुबह तो तुम पहले कभी नहीं आए, वह बोली। तुम सही कह रही हो, जेब खाली थी इसलिए आना पड़ा। मैं समझी नहीं। अब तू क्यों समझेगी? मुझे माल चाहिए, पैसा, समझी? कितने? तेरे पास कितने हैं? मेरी बात छोड़, तू अपनी कह, कितने में तेरा काम चल जाएगा? 2-3 हज़ार दे दे। शामली दूसरे कमरे में गई और चंद क्षणों बाद नोट लेकर लौटी। मंगल ने नोट थामे और फिर अपनी जेब के हवाले किए। मंगल, एक बात कहूँ? 2 कह। ऐसा कब तक चलेगा? तू कहना क्या चाहती है? यही कि कुछ कर, कोई भला काम कर। भला काम क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में जिंदगी के कलेश कट जाएंगे। ऐसा करने वाला है तू? तेरे को बताने का नहीं है। क्या तू मुझे अपना नहीं समझता? अपना ना समझता तो यह भी ना बताता। काम होते ही तेरे पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। तेरे से पैसे मांगे हैं मैंने? सब तेरा ही माल तो है। मंगल ने मुस्कुराकर शामली का गाल मसला और पलटकर बाहर चला गया। शामली उसे देखती रह गई। उसने कभी मंगल को ग्राहक नहीं समझा, ना ही वह ग्राहक बनकर उसके पास आता था। उसके देखते ही देखते खूब चंद ने भीतर प्रवेश किया और उखड़े स्वर में बोला, क्यों आया था वह यहाँ? काम था। क्या काम था? पैसे लेने आया था, आजकल कड़की में है। बाहर खड़ा मैं सब सुन रहा था। कोई मोटा हाथ मारने जा रहा है वह। शामली ने सहमति में सिर हिला दिया। उसने यह नहीं बताया कि कहाँ हाथ मारने जा रहा है? नहीं, उसे बातों में लगाकर पूछना। क्यों? क्यों मत पूछ, जो मैंने कहा वही करना तू। शामली ने गहरी निगाहों से उसे देखा। तू कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं। तो फिर मंगल के कामों से तुझे क्या वास्ता पड़ गया? पड़ गया।
मुझे तो लगता है कि पागल हो गया है तू। शामली, होश में रहकर बातें कर। अगर मंगल सुन लेगा तो हड्डियां तोड़कर रख देगा। कौन बताएगा उसे? तू। मुझे क्या पड़ी है, लेकिन याद रख, दीवारों के भी कान होते हैं। शामली, चिल्ला मत, आराम से बात कर। खूबचंद को महसूस हो गया कि उसने शामली को ठीक ढंग से संभाल नहीं पाया। उसे सोच समझकर बात करनी चाहिए। शामली, मेरी बहन, मैंने तेरे लिए कितने सारे सपने संजोए हैं। तुझे दुल्हन बनाकर अच्छे से घर में विदा करने का, तेरी शादी किसी अच्छे, शरीफ और ऊंचे खानदान के लड़के से करने का सपना है मेरा। लेकिन ये सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक दौलत हाथ ना आ जाए। आजकल दौलत पाने के ही रास्ते तलाश कर रहा हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ कि मंगल कौन से काम में हाथ डाल रहा है। लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। क्या अपने भाई के सपने को पूरा नहीं होने देगी? खूबचंद ने कहा। मन ही मन हैरान शामली ने खूबचंद को गौर से देखा। अच्छा, तू जा, अब मुझे आराम करने दे। खूबचंद पलटकर बाहर चला गया। वह जानता था कि उसकी बातों ने शामली पर असर किया है। शायद उसका तीर चल जाए। कमरे में तीखा सन्नाटा व्याप्त था। वहां पर मंगल पांडे, उस्मान अली, नीना पाटेकर और डालचंद मौजूद थे। एक तरफ कुर्सी पर जगमोहन जमा हुआ था। सबकी निगाहें सामने बैठे देवराज पर टिकी थी। तुम सब लोग जानते हो कि हम डकैती डालने जा रहे हैं। देवराज ने खामोशी को तोड़ा। डकैती किस बैंक में डालनी है, क्या प्लान बनाया है मैंने, तुम सभी को बताता हूँ। कहने के साथ ही देवराज ने सब पर निगाह डाली। वजीरचंद प्लेस में हिंदुस्तान बैंक की बेहद व्यस्त शाखा है, उसी में डकैती डालने का प्लान है। यह तो बहुत बिजी इलाका है, वहाँ डकैती डालना इतना आसान नहीं होगा, उस्मान अली ने कहा। अगर सावधानी से चला जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं। मेरे ख्याल से वह बड़ी ब्रांच है, वहाँ 200 से ज़्यादा आदमी काम करते हैं, नीना ने विचार भरे स्वर में कहा। तुम्हारा ख्याल सही है, बोला देवराज। 200 स्टाफ के और इतने ही हर समय बतौर ग्राहक के, इतने आदमियों के बीच डकैती का सफल होना इतना आसान नहीं होगा, नीना पुनः बोली। हम फंस भी सकते हैं, देवराज ने कहा, मारे भी जा सकते हैं और सफल होकर करोड़ों की दौलत के साथ यहाँ से खिसक भी सकते हैं। हर बात के पूरे पूरे चांस हैं। तुम्हारा प्लान क्या है? देवराज ने सिगरेट सुलगाकर एक गहरा कश खींचा, फिर कहना शुरू किया। वजीरचंद प्लेस बहुत ही बड़ा और 6 मंजिला व्यवसायिक संस्थान है। वहाँ का ग्राउंड फ्लोर आधा तो हिंदुस्तान बैंक ने घेर रखा है और आधे हिस्से में देश की सुप्रसिद्ध कपड़े बनाने वाली मिल का शोरूम है और द्वार की 6 मंजिलों पर बड़ी बड़ी कंपनियों, मिलों व कई तरह के बिजनेसमैनों ने अपने अपने ऑफिस बना रखे हैं। हजारों कर्मचारी वहाँ काम करते हैं। लगभग हर कंपनी का खाता हिंदुस्तान बैंक में है। इसी कारण रोज लेन देन ही 1 करोड़ से ऊपर का हो जाता है। देवराज क्षण भर के लिए रुका, तभी मंगल पांडे बोल उठा। तो क्या तुम उसी पैसे पर हाथ साफ करने की सोच रहे हो? नहीं, आप लोगों ने मुल्कराज एंड कंपनी का नाम तो सुना होगा। उसकी शिपिंग कंपनी है, कई मिलें हैं, शोरूम हैं और भी न जाने कितने बिजनेस उसने फैला रखे हैं। उसका ऑफिस दूसरी मंजिल पर है। महीने की आखिरी तारीख को यह कंपनी हिंदुस्तान बैंक से अपने वर्करों की तनख्वाह के साथ साथ 4.5 करोड़ रुपया और निकलवा रही है। वह किस लिए? उस्मान अली ने पूछा। मुल्कराज विदेश से शिपिंग कंपनी के लिए एक जहाज खरीद रहा है। उसी की अग्रिम राशि देने के लिए वह पैसा निकाला जा रहा है। यानी आज से 3 दिन बाद बैंक से निकलवाई जाने वाली रकम 5.5 करोड़ के आसपास होगी। ओह वंडरफुल, फिर तो मजा आ जाएगा, मंगल पांडे ने कहा। जितना रिस्क हम उठा रहे हैं उस हिसाब से यह रकम कम है, देवराज ने कहा। क्या मतलब? उस्मान अली चौंका। मुल्कराज कंपनी की तरह ही सेवाराम मेवाराम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है। विदेशों में करोड़ों का व्यापार होता है इसका। इस कंपनी ने किसी विदेशी कंपनी से 4 करोड़ का माल मंगवाया है, जिसका पेमेंट पहली तारीख को होना है। यानी कि सेवाराम मेवाराम कंपनी 1 तारीख को हिंदुस्तान बैंक से 4 करोड़ कैश निकालेगी। चंद क्षण बाद वह पुनः बोला, यानी दोनों कंपनियों द्वारा निकाली जाने वाली कुल रकम 9.5 करोड़ के आसपास होगी। अगर हम मुल्कराज एंड कंपनी को 5.5 करोड़ की रकम को महीने की आखिरी तारीख को न निकालने दें तो 1 तारीख को बैंक में 9.5 करोड़ रुपया होगा और पहली तारीख ही हमारी डकैती का दिन होगा। अगर हम समझदारी से काम लें
तो बैंक लूटने में सफल हो सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है, मंगल पांडे तेज स्वर में बोला। क्या मतलब? तुम क्या समझते हो कि इतना पैसा बिना सुरक्षा के वह वैन में भरकर ले जाएगा? मैंने यह तो नहीं कहा कि तुम जाओ और रुपया उठा लाओ। करोड़ों रुपया पाने के लिए खतरा उठाना ही पड़ेगा। तभी नीना बोल पड़ी, यह तो पहली तारीख की बात है, पहले 31 तारीख की बात करो। हम मुलकराज एंड कंपनी को एक दिन के लिए बैंक से रुपया निकालने से कैसे रोक सकते हैं? रोकना है, हर हाल में रोकना है। उस दिन सुबह बैंक खुलते ही वहां इस तरह से बम बरसाए जाएं कि बाहर खड़े वाहनों के अलावा और कोई नुकसान न हो। ऐसा होते ही वहां पुलिस इकट्ठी हो जाएगी और हालात को देखते हुए मुलकराज एंड कंपनी को भेजी जाने वाली वह रकम बैंक से नहीं निकाली जाएगी। कम से कम एक दिन के लिए तो बैंक सील हो ही जाएगा। वास्तव में यही सोचा है तुमने? मंगल पांडे ने कहा। लेकिन डकैती का क्या प्लान है? नीना पाटेकर ने पूछा। जब हम फिर 31 तारीख को यहाँ पर इकट्ठे होंगे तब डकैती का प्लान बताऊंगा। सभी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। इससे पहले कि वह लोग बाहर निकलते, मंगल पांडे ने होठ गोल करके नीना पाटेकर को देखा और चटकारा लेकर कह उठा, क्या चीज हो जाने मन, एक एक हिस्सा फिट है। सबकी निगाहें तुरंत मंगल पांडे की तरफ गई। नीना पाटेकर की आंखें सिकुड़ी। तुमने यह शब्द मुझसे कहे? पाटेकर बोली। यहाँ पर दूसरी हसीन है ही कौन जिसे कह सकूं? फुर्सत में है तो चल, कहीं पर बैठकर प्यार मोहब्बत की दो चार बातें करते हैं। जवाब में एकाएक पाटेकर मुस्कुरा पड़ी। यह तो मजबूरी है कि इस समय तेरे साथ यहाँ पर हूँ, वरना मुझे तो तेरा थोबड़ा भी पसंद नहीं, पाटेकर ने कड़वे स्वर में कहा। लेकिन मुझे तो तेरा सब कुछ पसंद है, मंगल पांडे ढीठता से कह उठा। तभी डालचंद झपट्टा मारने वाले अंदाज में मंगल पांडे के सामने जा पहुंचा। कोई कुछ समझता डालचंद का जबरदस्त घूसा मंगल पांडे के गाल पर पड़ा। अचानक पड़ने वाले घूसे से मंगल पांडे संभल नहीं सका और लड़खड़ाकर पीछे हो गया। अगले ही पल सुर्ख आंखों से वह डालचंद को देखने लगा। डालचंद के चेहरे पर गुस्सा नाच रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाए? मंगल पांडे गुर्राया। तेरे को औरतों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? डालचंद ने दांत खींचकर कहा। मेरे को औरतों को इस्तेमाल करने की तमीज है, मंगल पांडे ने खतरनाक स्वर में कहा। तमीज से बात करने के लिए तेरे जैसे बेवकूफ बहुत हैं दुनिया में, साले कुत्ते। डालचंद गुर्राकर मंगल पांडे पर झपटा। उसी पल पांडे ने रिवॉल्वर निकाल ली। डालचंद ठिठका। गुस्से से उसका चेहरा भर उठा। नीना पाटेकर सतर्क सी हो गई थी पांडे के हाथ में रिवॉल्वर देखकर। तू बात को बढ़ा रहा है पांडे, डालचंद उखड़े स्वर में बोला। बीच में से हट जा, ये मेरा और इस छोकरी का मामला है। मंगल ने रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाया। जगमोहन ने देवराज चौहान पर नजर मारी। देवराज होठ सिकोड़े मंगल पांडे को देख रहा था। रिवॉल्वर जेब में रख ले, डालचंद का मामले से हटने का इरादा नहीं लगा। नहीं हटा तो पहले तू मरेगा। मंगल पांडे दांत किटकिटा उठा। तभी नीना पाटेकर मंगल पांडे पर झपटी। मंगल नीना के प्रति कुछ असावधान हो गया था। नीना पाटेकर ने उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पर हाथ मारा और दूसरे ही पल रिवॉल्वर उसके हाथ में थी। पाटेकर ने रिवॉल्वर डालचंद की तरफ उछाल दी। डालचंद ने रिवॉल्वर लपक ली। ये सब 2 पलों में हो गया। मंगल पांडे के होठों से गुर्राहट निकली और पाटेकर पर पलट पड़ा। तेरी तो। पाटेकर ने जोरों का घूसा मंगल पांडे के पेट पर ठोक दिया। मंगल पांडे पेट थामे पीड़ा से दोहरा हो गया। उसी पल गुस्से से भरा डालचंद मंगल पांडे की तरफ बढ़ा। तभी देवराज चौहान बीच में आ गया। उसने डालचंद को पीछे धकेलकर कठोर स्वर में कहा, अपने पर काबू रखो डालचंद। मैं काबू रखूं? और ये देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से मंगल पांडे को देखा। हम यहाँ पर काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लड़ाई झगड़ा करने या किसी का जिस्म देखने के लिए नहीं। हम सब यहाँ एक दूसरे के साथी हैं। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। काम के दौरान कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश ना करे। पांडे, इस मामले में गलती तुम्हारी है और दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। किसी औरत को बुरी नजरों से देखना या उसके बारे में बुरा कहना गलत बात है, डालचंद बोला। ऐसा कहने से पहले सोच लेता कि तेरे घर में भी माँ बहन है। नीना पाटेकर डालचंद को शांत निगाहों से देख रही थी। पांडे ने मौत की सी निगाहों से डालचंद को देखा। जगमोहन, देवराज चौहान बोला, पांडे को 40,000 रुपए दे दे। क्यों?
31 तारीख के लिए बमों का इंतजाम करेगा ये, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने 40,000 पांडे को दे दिए। पांडे ने नोट जेबों में डाले और डालचंद को घूरा, देख लेने वाले अंदाज में। आंखों में खतरनाक भाव लहरा रहे थे। फिर नीना पाटेकर को देखा। पाटेकर ने अपने जिस्म पर मंगल पांडे की नजरों को चुभता महसूस किया। क्या बात है पांडे? एकाएक जगमोहन बोला। कुछ नहीं, पांडे ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। तूने काम करना है कि नहीं? करना क्यों नहीं? तो अपनी नजरें सीधी रख। अब की बार ऐसा कोई पंगा उठा तो तेरी खैर नहीं, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मंगल पांडे बराबर मुस्कुरा रहा था। फिर डालचंद से बोला, मेरी रिवॉल्वर दे। डालचंद ने रिवॉल्वर अपनी जेब में डाली और कह उठा, कल दूंगा, मुझे अभी चाहिए। पांडे के माथे पर पल पड़े। नहीं, अभी नहीं, कल से पहले तेरे को रिवॉल्वर नहीं मिलेगी। तूने मेरे ऊपर रिवॉल्वर तानी तो इतना मेरा हक बनता है कि एक दिन तुझे रिवॉल्वर से दूर रखूं। देख लूंगा तुझे, मंगल पांडे ने खा जाने वाले स्वर में कहा। फिर जेब में रखे 40,000 को टटोलता पलटकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद नीना बोली, तुम्हें उसके सामने नहीं आना चाहिए था। क्यों? डालचंद ने उखड़े स्वर में कहा। पांडे बहुत खतरनाक है और तुम शरीफ आदमी हो। साला खतरनाक होगा अपने घर का। मैं किसी भी औरत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह तो तेरी इज्जत उतारने पर आमादा था। तो तेरा क्या जा रहा था? अजीब लड़की है तू। क्या उस भेड़िए को? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो यह कह रही थी कि मैं मामला संभाल लेती। तुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। वह खतरनाक है, खून खराबा उसका पेशा है। तेरे को फाड़ कर रख देगा वह। जब ऐसा वक्त आएगा तो देख लेंगे। उस्मान अली ने देवराज चौहान को देखा। तुम बीच में क्यों नहीं आए? जरूरत नहीं समझी, बोला देवराज चौहान। डालचंद को बीच में नहीं आना चाहिए। उससे सावधान रहना डालचंद। वह नाक से कम खतरनाक नहीं, पीछे से भी डस सकता है। ऐसे आदमी को अपने साथ मिलाने की क्या जरूरत थी? उस्मान ने कहा। जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें ऐसा खतरनाक इंसान भी चाहिए था। वह कई डकैतियां डाल चुका है और हम डकैती डालने जा रहे हैं। इन मामलों में वह बहुत एक्सपर्ट है। अगर वह औरतों का रसिया न होता तो अब तक बहुत तरक्की कर चुका होता, देवराज ने कहा। नीना पाटेकर ने सिगरेट का एक कश लिया और डालचंद को देखने लगी। देवराज चौहान बोला, अब तुम लोग जाओ, कल शाम को आ जाना। खूबचंद साई के समान मंगल पांडे के पीछे लगा हुआ था। पांडे पर निगाह रखकर ही उसने देवराज चौहान का ठिकाना देखा। बाद में उसने वहां से सबको एक एक करके निकलते देखा। पहले मंगल पांडे निकला था, जो कि कुछ गुस्से में लग रहा था। फिर उस्मान अली निकला। खूबचंद उसे पहचान तो न सका, परंतु इतना तो समझ ही गया कि यह आदमी 2 नंबर के धंधे का मालिक होगा। फिर उसने नीना पाटेकर और डालचंद को एक साथ निकलते देखा। नीना को देखते ही वह ओट में हो गया। जोरों से दिल धड़क उठा। नीना को वह अच्छी तरह से पहचानता था। मंगल, नीना, जगमोहन और 2 अन्य जिन्हें वह पहचानता नहीं। खूबचंद के कान तो क्या, दिमाग की इंद्रियां भी खड़ी हो गई। इतने खतरनाक लोग इकट्ठे हुए हैं तो मामला अवश्य खतरनाक है और उसे यह जानना है कि यह खतरनाक मामला क्या है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।